सो फेज टू इज अबाउट द इनिशिएशन और द वॉर। कल हमने बात की फॉल के बारे में, डिपार्चर के बारे में, कि जब भी एक मेल अपने घर से निकलता है, डिफिकल्टीज को फेस करता है और वो एक बॉय से मैन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। अब जब भी एक बंदा घर से बाहर निकल रहा है टू ऑफिशियली बिकम अ मैन, ही नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन बेसिकली कहीं रिचुअल्स, चैलेंजेस, मेंटरशिप या फिर सिंबॉलिक पैसेज होता है जो आपको एक सेफ और एक सपोर्टिव कंटेनर प्रोवाइड करता है। एक सपोर्टिव जगह होती है वो, जहां पर आप अपनी यंग एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। अगर आप इसको चैनलाइज नहीं करोगे, आप सब यंग हो यहाँ पे और आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट इफ यू डोंट चैनलाइज ऑल ऑफ दिस, तो फिर ये एनर्जी बहुत जल्दी डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। और डिस्ट्रक्टिव होने का मतलब ये है कि आप अपने ही आप को खत्म कर रहे हो। ये नहीं है कि आप दुनिया में कुछ कर रहे हो, सबसे पहले आप खुद को खत्म करते हो, बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर और आपको चाहिए क्या। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी कॉम्पिटेंस को, यानी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए और आपकी आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए। आपको पता ही नहीं होगा कि आप कौन हो और दुनिया में आपकी प्लेस क्या है जब तक आप इनिशिएट नहीं होते। विदाउट इट मेनी बॉयज स्टॉल इन एक्सटेंडेड एडोलेसेंस। आप एक बच्चे ही बने रह जाते हो। यू सीक डेंजरस स्टेटस रूट्स। डेंजरस और थ्रिलिंग चीजों में आप खुद को फंसाते हो ये फील करने के लिए कि आप बड़े हो। या फिर आप एक बच्चे ही बने रह जाते हो, यू बिकम वेरी सॉफ्ट, फ्रेजाइल, और आप हमेशा दूसरों से कंपीट करते रहते हो जस्ट टू फील दैट यू आर समवन। आप कुछ हो नहीं, बट आपका माइंडसेट हमेशा दूसरों से कंपेयर और कंपीट करता रहता है ये फील करने के लिए कि आपकी कुछ वैल्यू है। हाउ टू इनिशिएट इनटू मैनहुड। कैसे हम इनिशिएट करें खुद को? सी, अलग अलग कल्चर्स में इनिशिएशन रिचुअल एक ब्रिज की तरह देखा जाता था जो इंडिविजुअल को जोड़ता था यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने कल भी ये चीज विजुअलाइज की थी कि दूसरे डोर पर ये आपको इमेजिन करना जरूरी है कि आपका पूरा वंश खड़ा हुआ है। जितने भी मेल्स हैं दूसरी साइड पर वो खड़े हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये समझना बहुत जरूरी होता है दैट यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। अदरवाइज आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपकी उसमें प्लेस क्या है और आप यहां पर कर क्या रहे हो। बिकॉज अगर कोई भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, पर्पस को फॉलो करना है, क्यों करोगे? जब तक आपको अपनी प्लेस नहीं पता होगी यूनिवर्स में, यू वोंट डू एनीथिंग। हमेशा एंशियंट स्टोरीज जो रही हैं एक हीरो की, हीरो हमेशा डार्कनेस में उतरता है। डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ द अननोन, कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मेरे को वहां पर जाना पड़ रहा है, मेरे को वनवास जाना पड़ रहा है। देर इज अ कॉल टू एडवेंचर। और जो बंदा होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है एक स्टोरी का, उसको कोई ब्रेकअप, उसको कोई घर की प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसकी लाइफ में जो उसको बोलती है कि भाई निकल यहां से, तू कहीं फंसा हुआ है, देर इज सम प्रॉब्लम। एंड दिस डार्कनेस इज द डेप्थ्स ऑफ हिज अनकॉन्शियस। द डेप्थ दैट इज डीपर देन पेन एंड बिगर देन हिज फियर। एक बार जब एक लड़का अपनी डार्कनेस के बॉटम को टच करता है, जब वो सबसे नीचे उतर जाता है अपने मन के, देन ओनली ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मैन। बिना अपनी डार्कनेस को फेस करे, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल, इट्स द सेम थिंग। अगर आप घर से बाहर निकल के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो या फिर आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी होती है, आप खुद को समझ रहे हो, इट इज द सेम थिंग। यू आर डाइविंग डीप इनटू द अनकॉन्शियस। अगर आप चैलेंजिंग चीजों को लेते हो दुनिया में, नई नई चीजें करते हो, आप स्टेज पर चढ़ रहे हो, आप ऐसा बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जहां पर कोई आपको आइडिया नहीं है कि क्या होता है, यू आर गोइंग इन टू द डार्कनेस। एंड ये ही वो प्लेस होती है, डार्कनेस ही वो प्लेस होती है जो एक बॉय को मैन में कन्वर्ट कर सकती है। बट सेंडिंग बॉयज इन टू दिस स्केरी प्लेस इजंट ईजी। किसी को भी अगर आप बोलोगे कि आज तू उठेगा और कुछ ना कुछ तू घर से बाहर निकल के चैलेंजिंग करेगा, कितने लोग ये चीज कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? 0.1%, उससे भी कम। कोई नहीं करता।
किसी के बस की नहीं है। That's why different cultures used different initiation practices to break a boy's illusion of safety and introduce him to his own capacity for destruction. हमें एक कोई ना कोई रिचुअल चाहिए, कोई ना कोई सेफ स्पेस चाहिए जहां पर हम अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सके और कोई हमें गाइड करे कि इस तरीके से खुद को चैलेंज कर। जिम में भी जब आप होते हो, अगर आपका कोई पार्टनर है जिम में, आप नोटिस कर सकते हो कि जितना आप खुद को पुश कर रहे थे, साथ में अगर कोई बंदा खड़ा है, तो वो कंपटीशन जो होता है, वो जो आपको पुश कर रहा होता है, उसी में आप अपने आप को ट्रांसेंड कर पाते हो, आप अपनी ही लिमिट्स को तोड़ पाते हो। सिमिलर तरीके से अगर आपका कोई दोस्त भी नहीं, कोई मेंटर है, आपका कोई गुरु है, कोई कोच है जो आपको फोर्स कर रहा है कि भाई कंफर्ट से निकलना पड़ेगा, दैट्स व्हेन यू ग्रो। जब आप रोते धोते कोई काम करते हो जो आप करना नहीं चाहते हो, दैट्स व्हेन यू ट्रूली ग्रो। एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्राइब थी मर्निन। ये क्या करते थे, ये मानते थे कि सर्कमसिजन जो होता है, यानी जो फोरस्किन होती है पीनिस की, वो बेसिकली चाइल्डहुड को सिंबलाइज करती है कि अभी एक मेल मैन नहीं बना है। तो ये बच्चों को सर्कमसाइज करते थे। बट कोई भी बच्चा सर्कमसिजन के लिए क्यों रेडी होगा, ये तो पागलपना है। तो वो क्या बोलते थे, ओल्ड मेल्स वहां पर एक कहानी सुनाते थे बच्चों को। वो ये बोलते थे कि जो स्नेक है उसने तुम्हारी फोर स्किन को स्मेल कर लिया है और वो इसको खाने आ रहा है। तो सारे बच्चे डर जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है जस्ट टू इनिशिएट देम, जस्ट बिकॉज वो ये मानते हैं कि अगर एक बच्चा जो है, अगर वो अपनी फोर स्किन को लूज नहीं करता है, देन ही स्टेज अ बॉय। जब तक वो ये दर्द नहीं सहता, मतलब ही हैज टू सैक्रिफाइस समथिंग दैट ही डेयर्स टू हिमसेल्फ, समथिंग दैट इज वेरी नियर एंड डियर एंड पर्सनल टू हिम, जिसकी कोई वैल्यू है, कि मेरी बॉडी का पार्ट है, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। ईगो बोल रही है कि दिस इज मी, बट यहां पर सारे मेल्स आके बोल रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट यू। आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर कनेक्टेड टू द बिगर ट्राइब। स्पार्टन्स के केस में भी एंशियंट ग्रीस में क्या होता था, बच्चों को अपनी माओ से अलग ले जाया जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था। उनको खाना नहीं दिया जाता था, बहुत टाइम तक मारा जाता था, और उनको बोला जाता था कि तुम चोरी करके आओ खाना। और अगर तुम पकड़े गए तो फिर उनकी पिटाई होती थी, और इतनी पिटाई होती थी जब तक उनका खून ना निकलाए। इस तरीके से एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया जाता है मैनहुड से, कि एक मर्द की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। दीज आर सिंबल्स। मतलब इसका लिटरल मतलब नहीं है कि आपको फोर स्किन काटनी है और तब आप एक मेल बनोगे। दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ रिचुअल, इट मीन्स समथिंग, इट इज नॉट लिटरल। लड़के को मारने का मतलब ये नहीं कि वो बस उसको मारना जरूरी है, मारना जरूरी नहीं है, लेकिन लड़के को ये रियलाइज कराना जरूरी है कि यू आर मेंट फॉर समथिंग मोर एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तुम अपने फियर्स को ओवरकम कर सकते हो। और पूरी ट्राइब उस समय पर उससे कनेक्टेड होती है। हर ट्राइब का एक डिफरेंट रिचुअल होता है, और हर कल्चर में ये रिचुअल्स रहे हैं। इनिशिएशन स्टार्ट्स विद द पुल दैट ड्राइव्स द बॉय टू लीव सेफ्टी। This is the experience after your breakup, the realization of your family's financial condition, or your frustration related to chronic procrastination and failure to move forward. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सेंस होती है, that's the call that you need to move, that you need to move away from the safety. वो होता है इनिशिएशन का साइन, वो होती है इनिशिएशन की कॉल, कि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को जाके ठीक करो। जो वहां पर मर्निन ट्राइब ये बोल रही है कि सांप ने तुम्हारी फोर स्किन को स्मेल कर लिया है, उसका मतलब यहां पर ये हुआ कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, घर में पैसों की प्रॉब्लम है। इट इज द सेम थिंग, इट इज जस्ट अ मेटाफर। समझो इस चीज को। जैसे हम बोलते हैं कि सांप सूंघ गया, क्या क्या हो गया तेरे को, कोई बंदा सहमा हुआ है। ये मेटाफर होते हैं, ये एनालॉजीज हैं, मुहावरे हैं। A boy needs initiation because manhood cannot simply grow out of boyhood.
बॉयहुड का खत्म होना जरूरी है थ्रू अ सिंबॉलिक डेथ। जब आपको एक बार पता लग जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और आप फिर भी बोलते हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू ग्रो अप, मैं नहीं जाऊंगा सांप के पास, पता है क्या होता है रियलिटी में? सांप खुद आपके पास चल के आता है। रियलिटी में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, घर में पैसों की प्रॉब्लम है, किसी की डेथ हो गई है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप फेस नहीं कर रहे हो, वॉट हैपन्स व्हेन यू इग्नोर दैट? प्रॉब्लम बढ़ के आपके पास आती है और वो आपको आके बाइट करती है। बट क्या ये आइडिया पुराना नहीं हो चुका है? जैसे हम बोल रहे हैं कि फोर स्किन को काटना या फिर बच्चों को मारना, हम बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, नहीं? बट साइंस यहां पर ये बोलती है कि एक बच्चे का जो ब्रेन है वो डिफरेंट एजेस में सर्जेस एक्सपीरियंस करता है। सर्जेस का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट एजेस, एज के पीरियड में दिमाग जो होता है उसमें कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट आता है। जैसे पहली जो हमारा ब्रेन सर्ज होता है वो होता है फर्स्ट ईयर के अराउंड, हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते हैं, बहुत सारे ब्रेन में डिफरेंट एरियाज डेवलप होते हैं। सेकंड सर्ज होती है टिपिकली 4 years ऑफ एज के अराउंड। थर्ड होती है 7 की एज के अराउंड। और लास्ट होती है 15 से 21 की एज के अराउंड। यहां पर हमारा दिमाग बहुत मैसिवली शिफ्ट कर रहा होता है और दुनिया को समझ रहा होता है। यहां पर हमारे न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं और अननेसेसरी सर्किट्स खत्म हो रहे होते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि सोशली हमें कैसे अपने आप को ऑपरेट करना है। और हमारा दिमाग जिस तरीके से हॉर्मोन्स पर रिएक्ट करता है, पूरे हमारे डिफरेंट पैथवेज बन रहे होते हैं इन टाइम्स के अराउंड। और सबसे सिग्निफिकेंट है 15 के अराउंड। दैट्स वाई ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर कल्चर्स में जो इनिशिएशन का रिचुअल होता है वो 15 की एज के आसपास ही रखा जाता है। कि एक बॉय सिंबॉलिकली अब बड़ा बन चुका है, इज नॉट अ बॉय एनी मोर, वो मर्द है अब। तो उसको ये सेंस कराना, फील कराना जरूरी है, उसको पेन कराना जरूरी है, उसका पूरी साइकोलॉजी को बदलना जरूरी है। एंड दैट्स वाई साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि अगर एक यंग लड़के को इस समय के अराउंड 15 की एज के अराउंड एक बड़ा विजन, हीरोइज्म से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता, तो इस टाइम के अराउंड उसके दिमाग में सबसे मैसिव न्यूरॉन्स का डाई ऑफ देखा जाता है। ब्रेन हमारा ऐसे ही डेवलप होता है कि बचपन में हमारे बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब जितने हमारे दिमाग में अभी न्यूरॉन्स हैं पहले बचपन में ज्यादा होते हैं। और एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग प्रूनिंग में क्या होता है, हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं जो यूज नहीं हो रहे होते, वो मर जाते हैं। हमारा दिमाग खुद सेलेक्ट कर लेता है कि इसको निकालने की जरूरत है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा है लेकिन इसका कुछ काम नहीं है, तो वो चले जाते हैं। और सबसे मैसिव जो ये डिलीशन का प्रोसेस होता है, इट इज अराउंड दिस एज, व्हेन यू आर सो यंग, जब आप एक टीनेजर हो। दिस इज वाई एक बॉय को अगर चैलेंजेस नहीं दिए जाते हैं, वो यहीं पर रह जाता है और वो कभी वो बन ही नहीं पाता जो वो बनने के काबिल था। नाउ आई हैव अ रिचुअल फॉर यू। हम क्या करेंगे, एक एक करके आप फॉरवर्ड आओगे और जो भी आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, घर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई खुद की बुरी हैबिट हो सकती है, एनीथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर यू राइट नाउ, वो आप आओगे और सबके आगे बताओगे। इसके आगे और प्रोसेस है लेकिन दिस इज द स्टेप वन। वन बाय वन यू कैन वॉलंटियर एंड कम फॉरवर्ड। राधी, आ जाओ आप। सर, हाँ सर, मैं भी अरेंज मैरिज सेटअप में हूँ करंटली। न्यू रिलेशनशिप है, 2 मंथ्स। एंड मेरा इससे पहले कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं रहा है। एंड मेरा प्रॉब्लम है कि उसको नेविगेट कैसे करना है, बिकॉज इस सेटअप में वी डोंट नो द पर्सन एवरी डे, वी नो अ बिट मोर। एंड आई सी योर वीडियोस, फेमिनिन मैस्कुलिन सब कुछ, बट and I try to apply. But if the same person from the other end is not ready mentally to understand the changes that will happen, and मेरे मन में भी there are concerns, but I am mentally ready कि marriage means a new shift, a new way of living it, everything. तो इसको manage करना, psychology को and relationship को कैसे forward करना है,
किस पेस पे फॉरवर्ड करना है, दैट इज द कंसर्न. So, evening everyone. Like I want to accept that कि लाइफ में ऑलमोस्ट चीजें ओके ओके हैं. सो मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं चीजों को प्रोकास्टिनेट करता हूँ. मतलब मुझे पता है कि अगर मैं पर्टिकुलर काम करूंगा, पर्टिकुलर चीजें करूंगा, तो मैं अपनी प्रोकास्टिनेशन को आगे जा सकता हूँ उससे. एंड फिर उसके बाद बट मैं नहीं करता. मैं अपने आप को लाइक कि अभी तो वक्त है. एज मैंने कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था तो उसमें ये चीज थी. बट हाँ, मैं अपने आप को प्रोकास्टिनेट करता हूँ बहुत गंदे तरीके से. प्रोकास्टिनेशन एक लाइक हैबिट सी बन गई है मेरी अभी. बट लाइक आई एम स्टिल वर्किंग ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. एवरीबडी, जो भी अभी कैमरा पे नहीं है, कैमरा ऑन कर लो प्लीज. टर्न ऑन योर कैमरास प्लीज. यस. एवरीबडी क्लोज योर आईज. आईज क्लोज कर लो सब. रिलैक्स होके बैठ जाओ. हम करेंगे एक विजुअलाइजेशन. आराम से अपनी जगह पर बैठ जाओ. फोन को सामने रख दो. काम डाउन. नाउ गाइस, इमेजिन करो कि आप 80 के हो चुके हो. जो भी आपकी एज है उसको भूल जाओ. जस्ट इमेजिन दैट यू आर 80 राइट नाउ. और आप अकेले हो. आपकी बॉडी वीक हो चुकी है. चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं. और आपका हर दिन मायूसी और रिग्रेट में निकलता है. आप अपने अंदर उस लड़के को देख पा रहे हो जिसने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जो कंफर्ट में बैठा रहा और लाइफ में आई हर अपॉर्चुनिटी से दूर भागता रहा. सी दैट बॉय इन यू. और खुद को उस लड़के से क्वेश्चन करते हुए देखो. आस्क हिम, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की है? क्यों मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करा? क्यों हर बार जब भी आगे बढ़ने का चांस मिला तो तू क्यों छुप कर बैठा रहा? अपने यंगर वर्जन के लिए गुस्से को फील करो. फील करो कि आपका ज्यादा मेच्योर वर्जन आपके अभी के रूटीन को याद करके डीप रिग्रेट में है. जो भी आप पूरे दिन करते हो, यू आर वेरी एंग्री अबाउट दैट. इमेजिन करो कि आप 80 के हो और क्या आप अपने यंगर वर्जन से बात करोगे? क्या आप उसको मैसेज देना चाहोगे? क्या आप एडवाइस उसको दोगे? और क्या आपका सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि आपने क्या चीज जानते हुए भी बार बार गलत की? फील दैट पेन. सोचो कि अगर आप खुद को चेंज ना करो और साल दर साल बीतते गए, टाइम वेस्ट होता गया, एंड नाउ यू आर 80. हाउ डज दैट फील? आप अकेले हो, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ही खुद को हेट करते हो. बॉडी में इस पेन को सेंस करो. देखो कि ये पेन कहां कहां फील होता है. खुद को शीशे में देखो कि आप कैसे लग रहे हो. क्या ये बंदा आपकी ड्रीम लाइफ को जी रहा है?
क्या आप इस तरीके के इंसान बनना चाहते हो? नाउ ओपन योर आईज। स्लोली हर कोई अपनी आंखें खोल सकता है। एंड टेक योर पेन एंड पेपर। और इस लड़के से जिससे अभी आपने बात की, इसको एक फेयरवेल लेटर लिखो। अपने माइंड में सोचो कि आप अभी चेंज नहीं हुए हो और 80 के हो चुके हो। ना जो भी आप इस लड़के को बोलना चाहते हो, डांटना चाहते हो या फिर एडवाइस देना चाहते हो, वो इस पेपर पर लिख दो। जितना भी गुस्सा करना है अपने यंगर वर्जन को, जो भी उसे बातें बोलनी है, अगर कुछ प्यार से समझाना है, जो भी आपको टोन रखनी है, आप वो रख सकते हो। टेक योर टाइम। पूरा आपने डिटैच होके लिखना है। आप एक कंप्लीट लेटर लिख रहे हो तो जितनी बातें लिखना चाहते हो आप उतना लिख सकते हो। नॉट जस्ट 1 और 2 लाइन। प्रॉपरली जो आप कम्युनिकेट करना चाहोगे अपने यंगर वर्जन को, एज योर 80 ईयर ओल्ड सेल्फ। जिसने पूरा लिख लिया चैट में आप बता सकते हो। काफी सारे लोगों का हो गया। ओके ग्रेट। जिन जिन का हो गया, आपने क्या करना है, 1 बाय 1 यू विल कम फॉरवर्ड और आप एग्जैक्टली exactly वो बताओगे जो आपने अपने यंगर वर्जन को बोला है। दीपांश, प्लीज कम फॉरवर्ड। तो मैंने लिखा है, तो डिफांस, मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि खुद पर काम करो और टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम अपने म्यूजिक वॉइस के साथ कंसिस्टेंट एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं की तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपना काम ईमानदारी से करो। डिफांस, समय का सदुपयोग करो। और भाई प्लीज, जो नॉलेज है उसे पूरे तरीके से इस्तेमाल करो। रुको मत और प्रोग्रेस ट्रैक करो। खुल के जियो। प्राइवेट जेट, बेस्ट रिलेशनशिप, सब ऐसे ही नहीं मिलने वाला। कीमत चुकानी होगी इसकी बहुत बड़ी। सुबह उठो, प्लान करो और हर दिन का टारगेट पूरा करके ही सो। ग्रेट, परफेक्ट। दीपक, आप बताओ। आ, दीपक, क्यों तूने मैथ के टाइम में पढ़ाई क्यों नहीं करी? क्यों सोता रहा? क्यों लड़की लड़की सेक्स करना, बस इन सब में दिमाग अपना घुमाता रहा? बल्कि इम्पोर्टेंट तो काम करना जरूरी था उस टाइम पे। थोड़े से सर और एंग्री टोन है तो अपशब्द भी है, तो उस टाइम पढ़ लेता। और इतना शर्मिला बन के क्या उखाड़ लिया? हमेशा जब कोई अपॉर्चुनिटी में तू अच्छा है तो क्यों आगे नहीं बढ़ा तू? क्यों अपना हैंड रेज क्यों नहीं किया और क्यों नहीं बोला? कर लेता, बढ़िया रहता। क्यों अपने जैसे पापा ने घर ले रखा है, पापा ने ये कर रखा है, तो इसमें इतना कंफर्टेबल क्यों हो गया कि भाई मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है, मतलब थोड़ा कम मेहनत भी करूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा, ऐसा क्यों सोचा? खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखी, लड़कियों को सीख करता रहा बस। और कंपेरिजन भी किया दोस्तों से, तो ऐसी फालतू चीजों पे कंपेरिजन किया कि भाई उसका बॉडी काउंट इतना है, भाई उसकी तो गर्लफ्रेंड बन गई, भाई मेरी तो बनी नहीं गई। और उसने तो ये सेक्स कर लिया। पागल है क्या? ना, सुधर जा। तो इतना ही। थैंक यू। परफेक्ट। आई एम गेटिंग इमोशनल भाई, मेरे को नहीं पता कैसा फील हो रहा होगा आप सबको, लेकिन सुन के, क्योंकि एज अ मेल हर कोई इन चीजों से गुजरता है। मेरे को हिट कर रही है ये चीजें। अलाख, बताओ। सो बेसिकली मैंने लिखा है, कोई लेटर नहीं लिखा। दे आर जस्ट 7 पॉइंट्स। भाई सुन, प्रोकास्टिनेट मत कर। सेकंड पॉइंट, फोकस कर। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइफ में अभी जो है शायद वो आने वाले वक्त में तेरे पास नहीं होगा। तो जो है उसको अभी पूरा फुल पोटेंशियल पे यूज कर। इसको प्रोकास्टिनेट मत कर। ये वक्त जो है इसका पूरा यूज कर। फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन योर सेल्फ 100%। फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन मनी एंड उस चीज को कैसे बढ़ा सकता है जो तू नहीं सोचता है उसको कर। थर्ड, ओ सिक्स, इजी थिंग तेरे लिए नहीं है
तुझे हमेशा हार्ड चीज की ही जरूरत होती है अपनी लाइफ में। 7th one, just do work, do study and focus on your health. That's all. ओके, परफेक्ट। शबान। अ, मैंने लिखा है शाबान देखो तुम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, इस पर पूरा ध्यान दो, इतना सोचो मत, इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका यूज करो, टॉक टू द डॉक्टर, शेयर विद सौरभ सर, एंड खुद को डिस्कम्फर्ट में धकेलो और अपनी जान लगा दो खुद को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाने में। एंड बाकी फालतू की चीजों को सेक्रीफाइस कर दो, ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करो और ध्यान दो, और अपने पर ध्यान दो। टाइम कम है, फालतू की वीडियोस देखना और एक्सक्यूजेस बनाना, अपनी प्रॉब्लम्स को रोमांटिसाइज करना बंद कर दो। तुम वो दोनों चीजें अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, एंड तुम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ओके, लव धमीजा। हाय लव। तुमने बहुत सी चीजें सही करी हैं और कुछ चीजें गलत। यू नो कि तेरे से भी कम डिजर्विंग लोग तुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। तेरे पास जो एनर्जी चैनलाइज करनी थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम परफेक्ट नहीं बन पाए, या जो डिजर्व करता था वो नहीं मिला। कोई नहीं, जैसे भी करना है करो, लास्ट में तुम्हें ही पता चलेगा। कुछ चीजें तुमने 24 के बाद सीखी जिसकी वजह से यू इम्प्रूव क्वाइट अ बिट। ईयर बाय ईयर यू लर्न, बट यू नो कि 80% में आजकल कुछ नहीं मिलता, सबको 99% चाहिए। आई होप ये चीज तुम्हें हिट करे एंड यूल इम्प्रूव योर फ्यूचर सेल्फ। नाउ मैं ये चाहता हूं कि आप सब जो आपने लिखा है एक बार अपने सामने रखो, फिर से उसको रीड करो, और रीड करने के बाद जब आपको पूरी तरीके से पता है कि ठीक है ये चीजें मैंने बोली हैं, उसको अपनी चेस्ट पे लगाओ, उसको अपने साथ पूरा जोड़ लो, अपने हार्ट के पास रखो उसे। एक्चुअली फील दैट जो भी आपने उसमें लिखा है, आप अपने बेटे के जैसे लड़के से उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। फील दैट, यू कैन क्लोज योर आईज एंड फील दैट कि आप एक्चुअल में उस चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप एक्चुअल में बड़े हो। खुद को अपने हायर वर्जन के साथ आइडेंटिफाई करो, जो ज्यादा मेच्योर है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसने हर चीज कर ली है, एंड यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद योर यंगर वर्जन, और आप उसको हर चीज बता रहे हो और वो आपके बेटे जैसा फील हो रहा है। एंड ही इज लिसनिंग, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है। फील दैट चेंज इन यू। नाउ टेक अवे द नोटबुक, ओपन योर आइज, टेक अवे द नोटबुक, और जहां पे लिखा है उसको फाड़ दो। जो लिखा है उसको फाड़ दो, एंड एक्चुअली फील दैट द यंगर वर्जन ऑफ यू इज डेड। फील दैट। कभी उससे बात नहीं करनी है, जो मैसेज देना था वो दे दिया, और अब वो बॉय मर चुका है। जो भी लिखा है फाड़ो और साइड में फेंक दो। ग्रेट। इस वर्कशॉप के बाद आप एक कम्युनिटी में भी ऐड होगे, और जो जो आपने आज सारी बातें बताई हैं कि मैं यहाँ पर स्टक हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, एडिक्शंस, घर की प्रॉब्लम जो भी है, वी विल टॉक अगेन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी आपने अभी बोला है वो फिर से मेरे को सेम चीज़ सुनने को ना मिले। ठीक है? आई एम गिविंग माई 100%, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना 100% दो। ओके? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ
कई स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो हर मेल में जरूरी होनी चाहिए। स्किल नंबर 1 इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है, देन देर इज नो मोटिवेशन। हर रोज सुबह उठोगे लेकिन उठने के बाद करना क्या है, क्यों मैं जरा सा भी एफर्ट लगाऊं। मैंने आपको बोल दिया कि डिस्कम्फर्ट में जाना जरूरी है, बट वाई? क्या करोगे डिस्कम्फर्ट में जाके, क्यों जाना है डिस्कम्फर्ट में? दिस इज वाई यू नीड अ पर्पस। हर मेल जाना ही इसलिए जाता है कि वो कोई सर्टेन तरीके का काम करता है। लड़कियों को जाना जा सकता है उनकी सुंदरता के लिए, उनके फिजिकल ट्रेट्स के लिए, लेकिन ऐसे कितने ही मेल्स रहे हैं जिनको हम याद करते हैं कि 2000 साल पहले एक मेल था, वो बहुत ज्यादा सुंदर था। नो, हम ये नहीं बोलते कि वो बहुत ज्यादा सुंदर था, हम ये बोलते हैं कि 2000 साल पहले एक बंदा था, वो ना बहुत फ्लर्टेशियस था, वो हर लड़की को सेड्यूस कर लेता था। उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में हम बात करते हैं। एक बंदा था, वो ना बहुत अच्छा वॉरियर था, जो भी उसके सामने खड़ा होता था वो सबको मार देता था। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज कैपेबिलिटीज, और वो क्या कर सकता था, कितना वो काबिल था, और वो क्या करता था। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि उसके बाल ऐसे थे, उसकी बॉडी ऐसी थी, उसकी एब्स थी। हर कोई ये भूल जाता है उसकी एब्स थी नहीं थी, या फिर उसकी मसल्स थी नहीं थी। दैट्स सेकेंडरी। पहली चीज ये होती है कि उसने काम कुछ ऐसा किया जो दूसरे कर ही नहीं पाए। दिस विल हेल्प विद स्टेइंग डिसिप्लिन। चाहे आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो, यू विल बी एबल टू स्टे डिसिप्लिन व्हेन यू नो योर पर्पस। आप फोकस्ड रह पाओगे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द पेन एंड द सेटबैक्स। हमारी लाइफ का पर्पस सिंपल है। इट इज टू मेक आवर इनर लाइफ एक्सटर्नल। अंडरस्टैंड दिस। हम अपनी लाइफ में वो करने आए हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर हम दबा कर बैठे हैं। अगर आपको ये पता करना है कि आप क्या करना चाहते हो या फिर क्या करने के केपेबल हो, देन यू नीड टू गो इनसाइड। गूगल पे जाके ये देखने से पहले कि किस चीज का स्कोप है, किस चीज में कितना पैसा मिलेगा, यू नीड टू गो इनसाइड, बिकॉज दैट्स वेयर द सोर्स इज। आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज में महारत हासिल कर सकते हो बिना ये जाने कि आप अपने अंदर किस चीज को दबा के बैठे हो। इट इज अनकॉन्शियस राइट नाउ। और हम इस पोटेंशियल का जो बीज है उसको देखते हैं अपने ड्रीम्स में, अपनी फैंटेसीज में और अपनी डिजायर्स में। जो आप बचपन में सपने देखते थे, जो आप लोगों को देखते थे कि इसके पास ये है, एक दिन मेरे पास भी होगा, कहां गई वो डिजायर्स, कहां गए वो सपने? दबा दिया ना। कर रहे हो आप जस्टिफाई उस चीज को? क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? ये जो कंफ्यूजन आती है ना हमारे अंदर कि मैं बड़ा होके क्या करूंगा, ये कंफ्यूजन इसलिए आती है बिकॉज हम अपने अंदर चीजों को दबाते हैं। जब हम अपने अनकॉन्शियस ट्रेट्स को कॉन्शियस माइंड में लाते हैं, तब हमारे एक्शंस खुद ब खुद अलाइन हो जाते हैं हमारे एक्चुअल पर्पस से, जो हम करने के लिए आए हैं। इट बिकम्स वेरी क्लियर व्हेन यू डाइव डीप इनटू योर अनकॉन्शियस माइंड। जिन चीजों के बारे में आपको अभी पता नहीं है, जो चीज आप खुद से छुपा रहे हो, जो चीज आप खुद से झूठ बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि नहीं 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 मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं बनना, दैट्स वेयर योर पोटेंशियल इज। कंफ्यूजन जो होती है हमारी पर्पस की, वो हमारे अंदर आती है ईगो और शैडो की वजह से। ईगो इज बेसिकली, अगर मैं ये करूंगा तो हर किसी का मेरे को प्यार मिलेगा। दैट्स योर सोशल मास्क, दैट्स योर ईगो, कि मैं ये हूं, मैं ऐसा दूसरों के बीच दिखना चाहता हूं। और दूसरी साइड पे होती है आपकी शैडो। शैडो हर वो ट्रेट है जिसको आपने दबा रखा है कि मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ और काम करना है, मुझे तो दुनिया को ट्रैवल करना है। तो दो खिंचाव आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने अंदर फील करते हो। एक है आपका रिप्रेस्ड ड्रीम, वो सारे सपने जो आपने दबा रखे हैं, और दूसरी साइड पे आपकी ये ईगो कि दुनिया ये बोलती है, स्कोप इस चीज का है, माँ बाप ये बोल रहे हैं, दुनिया में अगर मैं ये करूं तो इससे मेरे को इज्जत मिलेगी। दैट्स योर ईगो। इंडिविजुअल पर्पस तभी क्लियर हो पाता है जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढना बंद करते हो
और आप अपने इमोशंस और डिजायर्स की सुनना शुरू करते हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन इज योर ईगो, दबे हुए इमोशंस एंड डिजायर्स इज योर शैडो। हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन को खत्म करना है और अपने इमोशंस और ट्रू डिजायर्स को बाहर लाना है और उनको रियलिटी बनाना है। हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस? स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज द कॉल। जो कॉल होती है, जो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, वो सेपरेट होती है ईगो और शैडो से। जो भी आपके अंदर फैसिनेशन होती है, अर्ज होती है, कोई भी अंदर से आवाज आती है कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, दैट्स अ साइन। वो आपको बताता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। कभी कभी आपके पास ये आवाज क्लियरली आती है और कभी कभी आपको बाहर ढूंढने जाना पड़ता है। कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि मेरे को किस तरह के सपने आ रहे हैं, किस तरह की मेरी डिजायर्स हैं, किन चीजों के बारे में मैं बचपन से बातें करता जा रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है? रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्डहुड फैसिनेशंस। किस चीज से आप ऑब्सेस्ड हो, किस चीज के आप सपने देखते हो, रियलिटी में भी आप क्या सोच रहे होते हो, आपके क्या गोल्स हैं वो भी, और सोते हुए आपको बार बार क्या सपने आते हैं वो भी। किन चीजों में आपको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी फील होती है? नोट ऑल ऑफ दीज विदाउट एनी जजमेंट, बिकॉज हमेशा हमारी अटेंशन को अलग अलग चीजें ग्रैब कर रही होती है और हमें बता रही होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमेशा जब भी हम कुछ करने बैठते हैं, एक चीज तो होती है डिस्ट्रैक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन, जो चीप प्लेजर होता है वो हम सेंस कर पाते हैं कि मैं मजे के लिए कर रहा हूं, बट देर इज ऑल्सो दिस डीपर इनर वॉइस जो हमें बताती है कि आई एम मेंट फॉर मोर, और मैं अपने सपनों को खुद कॉन्शियसली डिनाई कर रहा हूं। हम जो काम कर रहे हैं हमें वो काम अच्छे से करना है। वी हैव टू लव द ऑर्डिनरी, बट हमारे पास एक क्लियर पर्पस भी तो हो। स्टेप नंबर 2, लिटरली आस्क योर अनकॉन्शियस, नॉट द सबकॉन्शियस, द अनकॉन्शियस। आप डायरेक्टली चुपचाप रिलैक्स होकर अगर ये पूछो अपने मन से कि मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है, मुझे ये बताओ कि मैं क्या चीज अपने अंदर डेवलप करूं, कौन सी क्वालिटी में अपने अंदर जनरेट करूं, क्या मैं इस दुनिया में करने के लिए आया हूं, किस तरीके से मेरी पोटेंशियल सबसे अच्छे तरीके से बाहर निकलेगी। इफ यू जस्ट आस्क योर सेल्फ दैट एंड यू वेट फॉर एन इमेज, अ सीन और अ फिगर, तब ये चीजें आपको अपनी इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम्स में और अपने थॉट्स में दिखने लगती हैं। बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज लाइक आवर स्लेव। जो भी आप उसको काम देते हो वो आपकी सुनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि यार अनकॉन्शियस जो पूरा प्रोसेस है, जस्ट बिकॉज हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, सांसें खुद चल रही हैं, धड़कन खुद चल रही है, तो हम सोचते हैं कि मे बी ये हमारे से बड़ा है, मे बी हमारी बुरी हैबिट्स हमारे से ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो मैं खुद को चेंज नहीं कर पा रहा। बट दैट इज नॉट ट्रू। बार बार आपने कई चीजों को चूज करके अपने अनकॉन्शियस माइंड को आपके कॉन्शियस माइंड से स्ट्रांग बनाया, और वापस से अब आपको क्या करना है? आपने कॉन्शियस चॉइसेस लेनी है। अपनी पावर वापस लेने के लिए आपको कॉन्शियस बनना है। आपको पूछना है कि क्या मैं करने के लिए आया हूं, किस चीज के लिए मेरे अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। आप सोने से पहले ये क्लियर क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या चीज करने के लिए बना हूं। आप अपने बेड के पास एक नोटबुक रख सकते हो, और जैसे ही आप उठते हो, जो भी आपको विजन देखा, जो भी आपको सपना आया, आप उसे लिखो। और जो चीज बार बार आपको दिख रही है, जो पैटर्न्स आपको बार बार दिख रहे हैं, उनको लिखो। वो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। जो भी इंसान आपको ये बोल रहा है ना कि नहीं नहीं नहीं, लाइफ का पर्पस ये होता है, आपको ये करना चाहिए, दैट्स अ लाई। हर इंसान एक यूनिक पोटेंशियल के साथ, यूनिक टैलेंट के साथ दुनिया में आता है। दुनिया में अलग अलग इंसान इसलिए ही हैं, इंडिविजुअल्स इसलिए हैं, हम सबके फेसेस इतने यूनिक इसलिए हैं बिकॉज हमारे अंदर यूनिकनेस है, हमारे अंदर यूनिकनेस का सीड है। हमें यूनिक काम फिगर आउट करना है कि मैं क्या करूं, मैं अलग से क्या करूं, मैं दुनिया में कैसे लोगों की मदद करूं, सोसाइटी में मेरा क्या रोल है, वो आपको खुद फिगर आउट करना है।
दिस इज द टेम्पलेट जो आपको अप्लाई करना है, लेकिन आप वो खुद समझोगे। स्टेप नंबर 3, शैडो वर्क। शैडो इज द रिप्रेस्ड और डिनाइड पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यानी जो भी आपके ट्रेट्स, इमोशंस और डिजायर्स या फिर इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको आपने डिसोन कर दिया है, जिनको आप देख भी नहीं पाते हो, दैट्स योर शैडो। और आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है कि मैं बचपन में क्या चीज सबसे बहुत खुश होके करता था, क्या चीज में सबसे ज्यादा टाइम देता था, क्या चीज ऐसी है दूसरों में जिससे मैं बहुत इजीली जेलस हो जाता हूं। क्या वो कोई क्वालिटी है, क्या कोई मटेरियल चीज है, क्या वो एक लाइफस्टाइल है? कौन से मेरे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको मैं दूसरों के आगे लाने से डरता हूं? क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? जब भी कोई चीज गुस्सा दिलाती है, आप ये खुद से क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या ये क्वालिटी मेरे में भी मौजूद है और मैं उसको डिनाई कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हमेशा सिंगिंग को गलत बोलते आए हो बिकॉज आपके पेरेंट्स ने ये बोल दिया था कि सिंगिंग तो यूजलेस है, इससे कुछ होना नहीं है, बट आप सीक्रेटली हमेशा ड्रीम करते हो कि मुझे एक सिंगर बनना था, तब बार बार आपको ऐसे ड्रीम्स भी आएंगे, आपका ड्रीम बार बार आपको पॉइंट आउट करके बताएगा कि आपको अपनी आवाज बाहर निकालने की जरूरत है। आपको ऐसे विजन्स आएंगे, आपको थॉट्स आएंगे पूरे दिन। अगर आप ये पूछोगे ना, मैं अपने कौन से पार्ट को अवॉइड कर रहा हूं, झट से आपको आंसर मिलेगा। आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारा सप्रेस्ड पार्ट होता है, इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन अवॉइडेंस। जैसे मैंने कल ये भी एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अगर आप किसी इंसान से अट्रैक्ट होते हो, किसी भी लड़की से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, दो साइड पे मैंने एग्जांपल दिया था, एक रिपेल होने वाला, एक अट्रैक्ट होने वाला था, और मैंने बोला था दोनों आपकी शैडो से रिलेटेड, आपके सप्रेस्ड पार्ट से रिलेटेड है। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि रिप्रेशन आपको दिखता है अवॉइडेंस से। दोनों बातें अगर कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हूं तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि जिस इंसान को आप ये देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कुछ उसमें ऐसा है जो आपको चाहिए, बहुत बार, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपके अंदर जो रिप्रेस्ड पार्ट है वहां पर आप प्रोजेक्ट करोगे और उसको साथ साथ रिजेक्ट भी करोगे। किसी इंसान को आप जो बहुत ऊपर चढ़ा रहे हो, साथ साथ आप उसकी कोई कमी भी निकाल दोगे। आप चार उसकी अच्छी बातें बताओगे, लेकिन आप ये भी बता दोगे कि क्यों आपको वो नहीं चाहिए। शैडो हमेशा दिखेगी रिप्रेशन में। कोई भी जो पागलपन आपको बाहर देख रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कोई अगर आपको इंसान पसंद भी आता है ना, लेकिन साथ साथ आपकी शैडो अगर वहां पर अटैच्ड है, तो वो बोलेगी कि नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है। ये लड़की सुंदर बहुत ज्यादा है, आप उसको पूरे दिन स्टॉक भी करोगे, आप हर जगह उसको देखोगे, उसकी पिक्चर्स को लाइक करोगे, उसकी स्टोरीज देखोगे, बट आप एंड में बोलोगे कि इसका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है, ये लड़की गंदी है। दैट्स योर शैडो। शैडो हमेशा खेल खेलती है हमारे साथ। आपको वो चीज चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, आपने उसको रिजेक्ट भी किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग मांग भी रहा है। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम लिटरल एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज जो भी आपका अनकॉन्शियस माइंड आपसे कम्युनिकेट करता है, इट इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू इन मेटाफर्स एंड सिंबल्स। मतलब अगर आपको ये विजन या फिर ड्रीम आ रहा है कि आप एक माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हो, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा चैलेंज लेने की जरूरत है, एक ऐसा टास्क पूरा करने की जरूरत है जिसको आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे। या फिर अगर आपको बार बार ये विजन या फिर ड्रीम आता है कि आप एक क्राउड के आगे स्टेज पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हो, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपको खुद को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, या फिर एक ऐसे रोल को लेने की जरूरत है जहां पर लोग आपकी सुने। यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंबल्स। आपको पैटर्न्स पकड़ने आने चाहिए। आप अगर अपने मन से पूछते हो कि मुझे आंसर दो, देन बी रेडी, बिकॉज वो आंसर देगा। लेकिन वो आंसर इतने सिंपल वे में नहीं देगा कि हर एक नमूना बहुत सिंपल वे में उसको समझ पाए। आपको समझदार बनना पड़ेगा, वाइज बनना पड़ेगा, तब आप समझोगे अपनी खुद की विजडम। सोचो ये कैसा पैराडॉक्स है। हर कोई अपने अंदर विजडम लेके चलता है, लेकिन हर कोई उसको समझने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होता।
आपको ये बार बार खुद से क्वेश्चन करने की जरूरत है और खुद इस चीज पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। जो भी आपको विजन दिखते हैं, जो भी आपको अपने अंदर से आंसर मिलते हैं, जो भी बार बार आपको पैटर्न दिखता है, बार बार रिपीट करके उससे पूछो। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, वो भी अपने मन से पूछो। ये ये प्रोसेस जो होता है ना, ये कैच करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज हमें इस चीज की आदत नहीं होती। अब अगर आप इसी चीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो, अगर इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, तो वो चीज होगी साइकेडेलिक्स पे। साइकेडेलिक्स में क्या होता है, जैसे अगर आपने मैजिक मशरूम्स लिए हैं, वहां पर इतना क्लियरली आपको वापस से आंसर मिलता है। जो भी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने अनकॉन्शियस माइंड से आपने क्वेश्चन करके सोना है, और वो आपके ड्रीम्स हैं या फिर अगले दिन आपको कोई विजन के रूप में वापस से आंसर करेगा। अगर आप मैजिक मशरूम या फिर कोई इसी तरीके का साइकेडेलिक लेते हो, वो उसी टाइम साथ के साथ आपको बता देगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। दैट्स द डिफरेंस। वो बस आपकी कॉन्शियसनेस की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर आपके दिमाग में अंधेरा है, साइकेडेलिक्स क्या कर रहे हैं, वो बस बत्ती जला रहे हैं 15 मिनट के लिए। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ध्यान देते हो, वो बत्ती खुद ब खुद बढ़ती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, दिमाग की वोल्टेज बढ़ती है। जो अभी आपके दिमाग में बल्ब लगा हुआ है वो बहुत छोटा है, बट अगर आप ध्यान देते हो, अगर आप क्वेश्चन करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, मेडिटेट करते हो, अपने अंदर देखते हो, फोन को साइड में रख के, तो आपके मन की रोशनी बढ़ती है और चीजें बहुत क्लियरली दिखती हैं। और जो भी आपके अंदर से इंसाइट बाहर निकलती है, यू नीड टू टेस्ट ऑल ऑफ दैट इन योर लाइफ। छोटे छोटे एक्शंस लो। जो भी आपको इंसाइट मिली है कि आपको क्या करना चाहिए, उस पर छोटे छोटे एक्शंस लो एंड सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। स्किल नंबर 2, इट इज अबाउट सेल्फ कंट्रोल। और ये आपको हेल्प करता है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, रूटीन को बनाए रखने में, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में, और जो भी आप काम कर रहे हो उसको करते रहने में। टेक्निक नंबर 1 इज एंटी सकेड्स। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, अभी हम ये करेंगे भी। एंटी सकेड्स में बेसिकली क्या होता है, आपकी आंखें देखो नेचुरली उस चीज की तरफ जंप करती हैं जो एकदम से आपकी विजुअल फील्ड में एक अनोमली होती है। अगर कोई भी आपके रूम में एक अनोखी चीज होती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपका ध्यान सीधा वहीं पर जाता है। बट एंटी सकेड ये बोलता है कि अगर आप अपने अंदर इंपल्स कंट्रोल को बढ़ाना चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना चाहते हो, ज्यादा डिसिप्लिन बनना चाहते हो, देन फोर्स योर सेल्फ कि जहां पर भी कोई अनोखी चीज हो रही है, अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है, यू लुक द अदर वे। इससे आप अपने रिफ्लेक्स एक्शन को ट्रेन करते हो। और ये एक ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज है जिससे आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कंट्रोल को बढ़ाते हो। आप जो बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन लेते हो, वो नहीं होगा। और आपकी अटेंशन एक चीज पर टिकने में बहुत ज्यादा जो आपको मुश्किल होती है, इट गोज अवे। अटेंशन बिकम्स इजी, फोकस बिकम्स इजी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको अपने राइट में कोई लाइट फ्लैश होते हुए दिखती है, तो आपकी इंस्टिंक्ट नेचुरली यही होगी कि आप राइट में देखो। बट एंटी सकेड आपको ये बोलता है कि आपको लेफ्ट में देखना है। यहां पर एक एक्सरसाइज मैं आपको कराता हूं। कैमरास ऑन कर लो। आपने क्या करना है, मैं अपनी 2 फिंगर्स सामने रखूंगा, ठीक है, और 2 में से एक फिंगर को मैं रैंडमली मूव करूंगा। वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। राइट नाउ यू हैव टू लुक इन द सेंटर। आप मेरी आईज को देख सकते हो, नोज को देख सकते हो, लिप्स को, जो भी आपके सेंटर में आपको दिख रहा है, आपको शुरू में यहां पर देखना है, फिंगर्स को नहीं देखना। और जो भी फिंगर मूव करती है, उसकी ऑपोजिट फिंगर को जल्दी से जल्दी देखना है। बिकॉज होगा क्या, जब मैं कोई फिंगर को मूव कर रहा हूं, आपकी इंस्टिंक्ट ये होगी कि आपका दिमाग उसी फिंगर को देखे। अगर मैंने ये फिंगर मूव किया, आपका दिमाग यहीं पे बोलेगा कि यहीं देख, कुछ हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। लेकिन आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि नो, अपने आप को कंट्रोल में ला और तू उधर देख। जितना जल्दी आप अपने दिमाग को ट्रेन करके बोलोगे कि उधर देख, उतना ज्यादा आपका इंपल्स कंट्रोल बढ़ता है। उतना ज्यादा जब भी आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आएगी, जब भी आपको मैस्टरबेट करने की कुछ अर्ज होगी, या फिर आपको स्क्रॉल करने की अर्ज हो रही है, कुछ खाने की अर्ज हो रही है,
everything will get under control. Got it? Let's start. Look at me in the center. हेड मूव नहीं करना, बस आईज मूव करनी है. डोंट मूव योर हेड, बस आईज मूव होनी चाहिए. वापस से अपनी आईज सेंटर में लाओ. जब भी जहां पर देख रहे हो, लेफ्ट में या राइट में, वापस से सेंटर में आना है. जो भी मैं फिंगर मूव कर रहा हूं उसके ऑपोजिट फिंगर को देखना है. एंड डोंट मूव योर हेड. बार बार वापस से सेंटर में देखो. इधर माई नोज, माई लिप्स, जो भी सेंटर में लाइन बना लो अपनी, इमेजिन कर लो यहाँ पे, उसको देखते रहो. कितने सही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. बहुत बढ़िया. ओवर टाइम होता क्या है, आपके मोबाइल में भी मैं आपको ये बताऊंगा. यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो एंटी सकेट्स, मैं अभी लिंक भी आपको दूंगा. वहां पर बेसिकली देर विल बी दिस डॉट. मैं साथ साथ आपको कोशिश करता हूँ दिखा दूं. यस, ये देखो, ये देखो. दिस इज द थिंग. आप ये घर पे भी कर सकते हो. मतलब यू हैव टू अज्यूम, पहले ही आपको ये एक्सपेक्ट कर लेना है कि कौन सा वाला मूव करेगा. और आपके दिमाग को आपने बोलना है कि जल्दी से जल्दी जो डॉट ब्लिंक कर रही है मेरे को उसके ऑपोजिट देखना है. बिना अपने हेड को मूव करे, बस आईज दूसरी साइड पे जानी चाहिए. अगर ये लेफ्ट वाली जैसे ब्लिंक कर रही है तो आपको राइट को देखना है. अभी ये दोबारा ब्लिंक की थी, राइट में देखना था. ये ब्लिंक कर रही है, लेफ्ट में देखना है. दिस इज हाउ यू ट्रेन योर माइंड. ये आप सर्च कर सकते हो, एंटी सकेट्स एक्सरसाइज. और आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी को बोलो कि मेरे आगे ये वाली गेम हम साथ में खेलते हैं. एंड यू ट्रेन ईच अदर्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. आप एक दूसरे के ब्रेन को स्मार्ट बना सकते हो. एंड दिस हेल्प्स मैसिवली इन सेल्फ कंट्रोल. आगे चलते हैं. टेक्निक नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन. मतलब कोई भी चीज अगर आप ऑटोमेटिक बना दो, इट बिकम्स वेरी इजी. अगर आप वो खुद की सेकंड नेचर बना दो कि अगर ये होता है तो आगे खुद ये हो जाए. इफ दिस देन दैट. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बेसिकली एक सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी है जो बोलता है इफ दिस देन डू दैट. और ये आपकी मदद करता है गोल्स को अटेन करने में थ्रू गुड हैबिट्स, और जो भी आपकी बुरी हैबिट्स हैं उसको डिक्रीज करने में. स्टेप नंबर 1, जो भी आपको हैबिट अपनी स्ट्रेंथन करनी है या फिर अपनी बुरी आदत तोड़नी है, पिक दैट
जैसे आपको मे बी अपना सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करना है, या फिर जंक फूड नहीं खाना, या फिर रोज मेडिटेट करना है, जो भी अच्छी या बुरी आदत है पहले उस चीज को चूज करो। आपने ये देखना है कि जो जो आपके अराउंड कोई भी ट्रिगर अराइज होता है, जैसे अगर आप ये देख रहे हो कि जब भी आप कोई बुक उठाते हो और आपको पढ़ना होता है, उससे पहले ही आप कोई ना कोई अपना रूटीन फॉलो करते हो ताकि आप उस पूरे प्रोसेस को एक्सटेंड कर सको। कोई ना कोई आप अपना बिहेवियर में देखोगे कि देर इज अ ट्रिगर, देर इज अ क्यू बिफोर दैट। कोई भी बुरी आदत परफॉर्म करने से पहले या इवन अच्छी आदत परफॉर्म करने से पहले देर इज सम ट्रिगर, आइडेंटिफाई दैट, एंड उसके साथ आपने क्या करना है, क्रिएट अ इफ देन स्टेटमेंट। इस तरीके से ये आप फॉर्मूले को देखो। अगर आप ट्रिगर को ये देखते हो कि कोई चीज होने वाली है, मैं फोन उठाने वाला हूं, तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि उसके इमीडिएट बाद आपको क्या करना है, या फिर उसी टाइम पे आपको अगर इस इंपल्स को खत्म करना है कि मेरा अगर फोन उठाने का मन करे, देन आई विल डू XYZ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं सुबह उठते ही अपने फोन को देखूं, तो मैं उसको अपने दूसरे रूम में छोड़ाऊंगा और सबसे पहले मैं एक पानी का गिलास पीऊंगा। अगर मैं 9 बजे के बाद कोई भी खाने की चीज क्रेव करता हूं, तो मैं उसको खाने के बजाय मैं च्युइंगम को च्यू करूंगा, या फिर मैं अपनी कोई चाय बना लूंगा। अगर मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता, तो सबसे पहले मैं आई राइट डाउन द फर्स्ट 3 स्टेप्स। जो भी उस काम को करने की जरूरत है, जो भी उस काम को करने के लिए स्टेप्स की जरूरत है, उसमें से स्टेप नंबर 1 आई डू इट इमीडिएटली, ताकि आप उसको चंक कर सको, आप उसको ब्रेक डाउन कर सको इतने स्मॉल स्टेप में कि आप उसको डाइजेस्ट कर पाओ। अगर किसी से बात करते हुए गुस्सा आने भी वाला है, देन अगेन ट्रिगर आपको दिख गया है, ट्रिगर के बाद एट दिस आई विल डू द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। अगर गुस्सा आ गया है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे को गुस्सा आने वाला है। आई टेक 3 डीप ब्रेथ्स, नोटिस द ट्रिगर, एंड देन एड अ डिफरेंट बिहेवियर जो आप रिस्पॉन्स उसके आगे रखना चाहते हो। अगर कोई भी आपको मेडिटेट करने से पहले डिस्ट्रैक्शन होती है, और आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पर यही चीज चल रही है, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर मेरे को मेडिटेशन से पहले ये वाली डिस्ट्रैक्शन अगेन होती है, तो मैं एक वॉक करके आऊंगा, या फिर कुछ भी ऐसा जो उस डिस्ट्रैक्शन को हटाए, जो आपको एक बुरी बुरी आदत को रिपीट करने से रोके। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं ना जो ऑटोमेट करते हैं आपके पूरे काम को। इस तरीके से आप अपने माइंड को ऑटोमेट करते हो, आप अपनी बिहेवियर्स को और एक्शंस को ऑटोमेट करते हो। बिकम अवेयर कि जो भी आपके ट्रिगर्स हैं वो कब उठते हैं और किस काम से पहले उठते हैं। जब भी जिम जाना होता है, उससे पहले क्या बहाना बनाते हो, और जो बहाना आप बनाते हो तभी आपको पता होना चाहिए कि इस बहाने को टैकल करने के लिए मेरा डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या होगा। आपने इस चीज पर फोकस नहीं करना कि मैं अपने बहानों को कैसे खत्म करूं, या फिर जो मेरी डिस्ट्रैक्शंस है मैं उसको कैसे खत्म करूं, बिकॉज दे आर अनकॉन्शियस बिहेवियर्स। हमें अनकॉन्शियस से लड़ना नहीं है, हमें उसको एक तरीके से स्वॉप कर देना है। हमें अदला बदली कर देनी है कि अगर मेरा एक चीज करने का मन कर रहा है, तो मैं बीच में दूसरी चीज घुसेड़ दूं और मेरी दूसरी चीज की आदत बन जाए। हम एक तरीके से यहां पर बफर भी क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी अगर बुरी आदत है, अगर बीच में आप बफर भी लगा देते हो, उस आदत को डिले भी कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली बहुत बार आपका उस आदत को परफॉर्म करने का मन भी नहीं करता है। नाउ मैस्कुलिन स्किल नंबर 3, मास्टरी ओवर योर बिलीफ्स। जिसके भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं,
लिसन, मास्टरी ऑफ बिलीफ्स किस तरीके से आपकी मदद करते हैं? दे हेल्प यू बिल्ड न्यू बिहेवियर्स, दे हेल्प यू चेंज योर कोर आइडेंटिटी। और जो भी आप अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आप हमेशा डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो, योर बिलीफ्स विल चेंज ऑल ऑफ दैट। बहुत लोगों के बिलीफ्स होते हैं जैसे कि मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप्स कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। ये सब क्या है? ये बिलीफ्स हैं जो हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। सो टू चेंज योर बिलीफ्स, स्टेप नंबर 1 इज अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करो कि क्या आपका लिमिटिंग बिलीफ है, किस तरह की कोर कंप्लेंट आप बार बार करते हो। क्या आप बार बार बोलते हो? किस एरिया में बोलते हो? लाइफ का कौन सा एरिया आपका ऐसा है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं? पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप्स कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। ये सब क्या है? ये बिलीफ्स हैं जो हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। सो टू चेंज योर बिलीफ्स, स्टेप नंबर 1 इज अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करो कि क्या आपका लिमिटिंग बिलीफ है, किस तरह की कोर कंप्लेंट आप बार बार करते हो। क्या आप बार बार बोलते हो? किस एरिया में बोलते हो? लाइफ का कौन सा एरिया आपका ऐसा है जहां पर आपकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं? बिकॉज बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न्स होते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होने का मतलब ये कि हम पार्टली अवेयर हो सकते हैं। जैसे अनकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा डीप होता है और वहां पर ट्रैवल करके आपको ड्रीम्स में या फिर आपको विजन्स में उसकी बातें समझ आती हैं, या तो आप बॉडी के साथ जब कुछ काम करते हो तब आपको अनकॉन्शियस का कुछ टच मिलता है। बट सबकॉन्शियस इज मोर रीचेबल, यानी जो भी आपकी आदतें हैं, जो आपकी बिलीफ्स हैं, दे आर मोर विद इन योर रीच। तो आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद। A beliefs is not just an idea. It's a pattern of neural firing reinforced by emotion and repetition. Different emotions जब आपके अंदर उठते हैं different situations में, they trigger your beliefs. वही आपके beliefs को reinforce करते हैं। जब भी प्रॉब्लम में या फिर स्ट्रेस में होते हो, जो आवाजें अंदर से बाहर आती हैं, जो एक्सक्यूजेस बाहर आते हैं, दैट्स योर बिलीफ। और जितनी बार आप अपने इमोशंस को फॉलो करके किसी बिलीफ को रीइंफोर्स करते हो, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बनता जाता है। और उतना ही ज्यादा एक अच्छा एक्शन जब आप लेना भी चाहते हो, आप ले नहीं पाते हो, बिकॉज यू हैव रॉन्ग बिलीफ्स। और रॉन्ग बिलीफ क्या करते हैं? रॉन्ग एक्शंस को ड्राइव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये बोलते हो कि आई एम अनवर्दी ऑफ सक्सेस, दिस इज अ बिलीफ। और ये बिलीफ और रीइंफोर्स होता है जब भी आप किसी रुकावट को हिट करते हो, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, कुछ पढ़ रहे होते हो, कोई नए बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। जैसे ही आपको कोई रोड ब्लॉक मिलता है या फिर आपको अपना पहला फेलियर मिलता है, आप बोलते हो कि देखा, मुझे पता ही था ऐसा ही होना है। और आप हर प्रॉब्लम को अपने परमानेंट फेलियर और अपनी लाइफ की स्टोरी की तरह देखते हो कि यार ये तो पता ही था, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। जब भी आप ये बातें बोल रहे होते हो कि मेरे को तो पता ही था, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, दीज आर ऑल योर बिलीव्स। ये आपके दिमाग में चल रही वायरिंग है। दिस इज नॉट द ट्रुथ। बिलीफ का मतलब ये है कि मेरे माइंड के आगे एक फिल्टर लगा हुआ है और मैं रियलिटी को एज इट इज नहीं देख पा रहा हूं। मैं रियलिटी को अपनी कंडीशनिंग के थ्रू देख रहा हूं। टू चेंज दीज बिलीव्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ देम। आपको पता है कि मैं क्या बार बार बोलता हूं, कौन सी स्टेटमेंट है मेरी जो मैं रिपीट करता हूं। आई कांट डू दिस, आई एम नॉट लवेबल, आई एम बैड विद मनी। व्हाट आर दोज रिकरिंग स्टेटमेंट्स? क्या हो रहा है बार बार आपकी लाइफ में? क्या आपके मुंह से बार बार अपने लिए गंदी चीजें निकलती हैं? क्या आपकी रुकावटें हैं आपके हिसाब से? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो रुकावटें एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट करती हों, चांसेस हैं कि वो बस आपके मन में एग्जिस्ट करती हों। व्हाट आर दोज रोड ब्लॉक्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आगे बढ़ने से क्या चीज रोक रही है, क्या चीजें आप बोलोगे? क्यों आप खुद को ठीक नहीं कर रहे हो?
इन सारी चीजों को आपने राइट डाउन करना है, जो भी आपके बिलीफ्स हैं, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ऑब्स्टिकल है या फिर मेरी ये एक डिसएडवांटेज है, राइट ऑल ऑफ दोज डाउन। और ये खुद से क्वेश्चन करो कि वो आपके चाइल्डहुड, आपके पास्ट फेलियर, सोशल कंडीशनिंग कहां से आ रहे हैं, सोर्स क्या है उनका। अगर आप ये बोलते हो कि मैं लीडरशिप रोल्स में एकदम खराब हूं, मैं कभी भी किसी को लीड नहीं कर पाऊंगा, आइडेंटिफाई करो कि ये एक बिलीफ है। जब भी हम किसी चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली उसके उस बिलीफ के एक्शन में कन्वर्ट होने के चांसेस को कम कर देते हैं। बिकॉज हम अवेयर हो चुके हैं, हमने रोशनी डाल दी है एक अनकॉन्शियस प्रोसेस पे, इट हैज बिकम मोर कॉन्शियस। जब भी कोई अनकॉन्शियस प्रोसेस कॉन्शियस हो जाता है हमारी अवेयरनेस की रोशनी में आके, तब वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जब भी आप कुछ बुरा काम करते हो, पूरी तरीके से अगर अवेयर हो जाओ, तब आप वो बुरा काम करोगे ही नहीं, बिकॉज आपको इमीडिएटली उस समय पर ये पता होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। हम बुरा काम तभी करते हैं, गलत काम तभी कर देते हैं जब हम भूल जाते हैं उस मोमेंट में कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, बिकॉज हम उस मोमेंट में अवेयर नहीं थे, हम उस मोमेंट में कॉन्शियस नहीं थे, वी वर एक्टिंग अनकॉन्शियसली। जो भी आपके बिलीफ्स को आप चेंज करना चाहते हो और नए बिलीफ्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ इन द प्रेजेंट टेंस। कभी भी ये मत बोलो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं अभी तक ये बोलता आया था कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा। नेवर से दिस, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, जो भी आप उसके आगे बोलोगे, चाहे आप ये भी बोलो ना कि मैं कभी भी मैस्टरबेट नहीं करूंगा, वो ये कभी भी भूल जाएगा और उसके आगे वर्ड हाईलाइट करेगा मैस्टरबेट। अगर आप बोलो कि मैं कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन को मुंह भी नहीं लगाऊंगा, कोई भी मेरे अगर फोन में नोटिफिकेशन भी है मैं इग्नोर कर दूंगा, उसको दिमाग में बस फोन और नोटिफिकेशन याद रहेंगे। बिकॉज जो भी ख्याल दिमाग में जाता है उसका मीनिंग हट जाता है, और वो ख्याल दिमाग में एम्पलीफाई होता है। दिमाग बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जानता है, वो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं जानता। दिमाग में जो भी डालोगे, जिस भी चीज पर आपकी अवेयरनेस जाएगी, जहां पर भी आपकी अटेंशन जाएगी, इट विल ग्रो। तो ये जरूरी है कि जब आप अपने बिलीव्स को चेंज कर रहे हो, तब आप अपने पुराने बिलीव्स को बिल्कुल भी तवज्जो ना दो, बिल्कुल भी उन पर अटेंशन पे ना करो, इग्नोर देम। उनको इतनी ज्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दो, जितना आपका मन किसी चीज को इंपॉर्टेंस देता है उतना ही वो आपके मन में ग्रो करती है। और वो चीज अगर आपके मन में ग्रो कर रही है, तो आपकी आउटवर्ड लाइफ उस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, नया बिलीफ ये होगा, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कंपोज व्हेन स्पीकिंग टू अदर्स। स्टेप नंबर 3 इज कलेक्टिंग एविडेंस। बिकॉज अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी नई आइडेंटिटी बनाने को बोलते हो, कोई भी नया बिलीफ इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो बिना उसको प्रूफ दिए, तो आपका माइंड आपको ये बोलता है कि ये तो सच है ही नहीं, तुम झूठी बातें कर रहे हो, फालतू की बातें हैं। एफर्मेशंस के साथ यही प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बस ये बोलूं कि नया बिलीफ जो है बस वो आप रटने बैठ जाओ, तो कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू गिव योर सेल्फ एविडेंस, यू हैव टू गिव योर सेल्फ प्रूफ। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं लोगों के आगे बात नहीं कर पाता, तो आपको फिर बात करनी पड़ेगी, और आपको ये लिख के खुद को बताना भी पड़ेगा कि यार मैंने उससे बात की थी, उससे बात की थी, इतने लोगों से मैंने बात की इस टाइम पे। हर चीज आपको अपने कॉन्शियस माइंड को बतानी पड़ेगी। यू नीड टू कलेक्ट एविडेंस। आपका एक नोटबुक होनी चाहिए जहां पर आप पूरा अपना काउंटर एविडेंस ले रहे हो, और जो आपके पुराने बिलीफ्स हैं, जस्ट मेक श्योर कि जो एक बुक है आपके सारे उसमें काउंटर एविडेंस हो, जो आपके पुराने बिलीफ्स को बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। खुद से क्वेश्चन करो कि कौन सा एविडेंस इस नए बिलीफ को सपोर्ट करता है, और कौन सा एविडेंस मेरे पास ऐसा है जो इस नए बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एंड देन कलेक्ट मोर एविडेंस दैट इज इन योर फेवर। स्टेप नंबर 4, मेमोरी एडिटिंग।
कोई भी ऐसा एक फॉर्मेटिव इवेंट होता है आपकी लाइफ में, बचपन में कोई भी ऐसा अगर इवेंट था जिसने आपके बिलीफ को बनाया, उसको याद करो। कहां से आए आपके लिमिटिंग बिलीफ? रिमेंबर दोज इंसिडेंट्स, वो जो एक पूरा लाइफ का पीरियड था, लाइफ का एक फेज था जहां पर आपने सोचा कि अच्छा रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही होते हैं, अपनी हेल्थ को तो मैं ऐसे ही देखता हूं, अपनी बॉडी की तो इतनी ही केयर करनी चाहिए, लोगों से तो इतनी ही बात करनी चाहिए, पैसों को इसी तरीके से देखना चाहिए। कहां से आया वो बिलीफ? वो पूरे पीरियड को याद करो, रीलिव दैट मेमोरी, go through all of those moments of emotional, financial और physical struggles। जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उस समय पर, रिमेंबर दैट एंड रीलिव दैट। उन इमोशंस को वापस से आपको एक्सपीरियंस करना है। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स और रिसोर्सेज इन दैट मेमोरी। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका आइडल है या फिर जिस भी इंसान को आप बहुत ज्यादा समझते हो कि इसको मेरे से बहुत ज्यादा समझ है और अगर ये मेरी जगह पर होता तो ये बहुत अच्छा कर पाता, इमेजिन दैट फिगर इन योर ओल्डर मेमोरी। अपने माइंड को रीवायर करने का तरीका है ये कि आप अपनी मेमोरी को जाके एडिट कर रहे हो। आप अभी तक अपने पुराने वर्जन जैसा इसलिए ही हो बिकॉज आप अभी ये बिलीव करते हो कि आपकी जो मेमोरी है वो तो इसी तरीके का इंसान बनाएगी। बट अगर आप वापस जाके अपनी मेमोरी में एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हो जो आपकी एडवांटेज बनता आगे चल के, कि आपके पास एक मेंटर था या फिर जो आपको अभी बातें पता है आप वो ट्रांसफर कर रहे हो अपनी विजुअलाइजेशन में, देन स्लोली आपका जो अभी का बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज जब भी हम किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तब हिपोकैम्पस और इमिग्डाला हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करते हैं जो उस इवेंट से जुड़े हुए होते हैं। और ये जब भी बार बार एक्टिवेट होते हैं पुरानी मेमोरी के केस में, तब ये चेंज होने के लिए रेडी होते हैं। बिकॉज हमारे दिमाग के लिए एक्चुअल में ये डिफरेंशिएट करना इजी नहीं होता कि कौन सी पुरानी मेमोरी है कौन सी नई मेमोरी है। दिमाग के अंदर वो पुरानी मेमोरी ज्यादा पक्की हुई पड़ी है, बट माइंड को ये नहीं पता। माइंड एंड ब्रेन दो बहुत अलग चीजें होती हैं। माइंड ये कॉन्शियसली सोच सकता है कि हाँ ये तो नई मेमोरी है बिकॉज वो उसको रीलिव कर रहा है। उसको नहीं पता कि ये पहले हुई थी या अब हुई थी। जिस भी इंसान को ट्रॉमा मिलता है उसको यही तो लगता है कि अभी वो ट्रॉमा हो रहा है, अभी वो इवेंट हो रहा है। क्यों लगता है? बिकॉज माइंड को नहीं पता कि वो 10 साल पहले था या फिर वो अभी हो रहा है। इफ यू आर रिमेंबरिंग समथिंग, आपके माइंड को यही लगेगा कि वो अभी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा जिसको ये बोला गया था यू आर नॉट गुड इनफ, वो हमेशा एक ऐसा बिलीफ होल्ड करेगा कि मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा, मैं हमेशा करते करते एंड में गिव अप कर दूंगा। बट जब एक एडल्ट इस इवेंट को रीफ्रेम करता है, वो उसको री लिव करता है और वो ऐसे इमेजिन करता है कि वहां पर उसका एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट या फिर मेंटर था जो आके उस सिचुएशन को संभालता है, देन एवरीथिंग चेंजेस। जो उस नई मेमोरी का इमोशनल चार्ज होता है वो अपडेट हो जाता है और जो पुराना बिलीफ होता है वो वीक होने लगता है। बिकॉज जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं इट इज स्टोर्ड बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। जितने ज्यादा हमारे इमोशनल चार्ज होगा किसी मेमोरी से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग हमारी कोई भी मेमोरी स्टोर होती है। अगर हम इमोशंस को चेंज कर दें उस मेमोरी के साथ, अगर हम किसी मेमोरी को रीलिव करते हुए उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस को चेंज कर रहे हैं, तो उससे जुड़े जो बिलीव्स निकल के आए थे हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। इससे जो भी आपका पुरानी मेमोरी से जुड़ा, पुराने बिलीफ से जुड़ा फियर, शेम या फिर सेल्फ डाउट है, यू कैन जस्ट एडिट इट आउट। एंड दिस इज बेटर देन एफर्मेशंस बिकॉज एफर्मेशंस में क्या होता है, you try to create a new neural pattern without actually addressing the old emotional triggers। जो भी आपके दिमाग में पहले इमोशन आ रहे थे आप उनको एड्रेस नहीं करते हो, आप बस ये बोलना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे को चेंज होना है और ये मेरी नई आइडेंटिटी है, एंड ब्रेन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट्स दैट। मैस्कुलिन स्किल नंबर 4, सेल्फ अप्रूवल। सेल्फ अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज जब भी आपके पास ये अप्रूवल नहीं होता और आप दूसरों से अप्रूवल सीख करते हो, आप अपनी लाइफ में लॉस्ट होते हो। यू डोंट नो व्हाट टू डू।
आप दूसरों के लिए जी रहे होते हो, आपके रिलेशनशिप्स वीक होते हैं बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन योर ऑनेस्ट एंड ट्रू सेल्फ। वो बेस्ड होते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। अगर दूसरा बंदा खुश है तो चलो, मेरी कहीं ना कहीं दोस्ती है, मैं अगर मुश्किल समय में हूं तो शायद मेरे लिए कोई ना कोई खड़ा रहेगा। बट ऐसा कभी नहीं होता। लोग आपके झूठ को देख पाते हैं, लोगों को पता होता है दैट यू आर अ पीपल प्लीजर, और पीपल प्लीजर का कोई नहीं होता। हमें लगता भी है कि मे बी हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोसाइटी या फिर पेरेंट्स के लिए ही जी रहे होते हैं। और जो भी हमारे बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के, हमेशा हम उनको सोच के ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। नाउ स्टेप नंबर 1, इफ यू वांट टू अप्रूव योर सेल्फ, यूज अ वैल्यूज फिल्टर। अपनी 4 से 5 वैल्यूज को लिखो कि आप किन चीजों को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू करते हो। इज इट ऑनेस्टी, इट इज मे बी हेल्थ, मे बी इट इज योर टाइम, फैमिली हो सकती है, रेस्ट हो सकता है, वट एवर योर टॉप 5 वैल्यूज आर। और जब भी कोई आपसे कोई चीज करने को बोले, आपको बस हमेशा ये क्वेश्चन करना है कि अगर मैं ये काम कर दूं तो क्या मैं अपनी वैल्यूज के पास जाऊंगा या फिर मैं अपनी वैल्यूज के दूर जाऊंगा। अगर वो काम करने से आप अपनी वैल्यूज से दूर होते हो तो आप उसको बिना सोचे समझे ना बोल सकते हो। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बट आप रिस्पेक्टफुली और कॉन्फिडेंस के साथ ना बोल सकते हो, बिकॉज यू नो कि मैं अपनी वैल्यूज से और अपने सच से दूर हो रहा हूं। इट इज वेरी क्लियर। हमें क्या चाहिए होता है ऐसे समय पर, हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। ना बोलने के लिए पीछे बहुत ज्यादा कन्विक्शन की, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, एंड योर वैल्यूज गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। स्टेप नंबर 2, अगर आप नाइस बनना खत्म करना चाहते हो और आप एक पीपल प्लीजर बनना बंद करना चाहते हो, देन बिकम अ ब्रोकन रिकॉर्ड। ब्रोकन रिकॉर्ड क्या होता है? बेसिकली एक कैसेट जो टूट गई है, जो खराब हो गई है, और वो रिपीट पे, लूप पे चलती रहती है। कामली रिपीट योर बाउंड्री। हमेशा ये बोलो कि मैं अभी ये नहीं कर सकता। अगर वो आपको आधे घंटे तक, 1 घंटे तक बोलते रहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ चलो, वहां चलो, ये काम करना जरूरी है, ये वाला करियर का पैथ होना चाहिए आपका, जो भी वो बोल रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड से कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जब भी आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, आपको हर बार कोई ना कोई बातें बनानी पड़ती हैं, बट आपको अपने अंदर से पता होता है कि नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहता, नहीं, मैं करियर में ये वाला पैथ नहीं लेना चाहता, बट आप बोल नहीं पाते। एक बंदा जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है या फिर वो बहुत ज्यादा आपको इजीली कन्विंस कर पाता है, उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट इफ यू कैन जस्ट स्टे स्टक लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, देन दे अंडरस्टैंड, दे से ओके, ठीक है, एज यू विश। आपको अपनी बाउंड्रीज को रिपीट करना होगा बार बार, और कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। एंड वॉट यू कैन डू इज, यू कैन डू फॉगिंग। फॉगिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जहां पर जो भी आपको उनकी क्रिटिसिज्म में सच लग रहा है, आप उसको एड्रेस कर सकते हो कि हाँ, तुम ये सच बोल रहे हो, यू आर राइट, बट इस हफ्ते मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इस करियर का बहुत ज्यादा स्कोप है, इस जॉब का बहुत ज्यादा स्कोप है, बट मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक्नॉलेज दैट, जो वो बोल रहे हैं उसको सही बोल दो, बट फिर अगेन उसके आगे बाउंड्री क्रिएट कर दो। आपके पास एक स्क्रिप्ट बैंक भी हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि एक बंदे को क्या बोलना है, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने मेरे को ये बताया, लेकिन आई एम गोना पास। अगर आपको उसकी बात को थोड़ा हल्का करना है और पूरी तरीके से ना नहीं बोलना, आप बोल सकते हो कि मैं इसमें से ये चीज कर सकता हूं बट वो नहीं कर पाऊंगा, मैं 50% मान सकता हूँ लेकिन 50% मैं नहीं मान पाऊंगा। तुम मेरे को कल चलने को बोल रहे हो, कल नहीं चल पाऊंगा, परसों चलते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो दूसरों के आगे बोलना क्या है, बस इसको याद कर लो। अगर याद नहीं कर पा रहे तो लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड एक जगह पर अटक जाओ। स्टेप नंबर 4, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर मेल को खुद को अप्रूव करने के लिए खुद के डेली स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। बिकॉज कोई भी काम करने के लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम अच्छा फील करें अपने बारे में।
और अच्छा फील करने के लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हमें पता कैसे होगा कि हम सही काम कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बट जब भी हम दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए निकल जाते हैं, हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हम उनके ड्रीम्स, उनके डिसीजंस के रास्ते में चल रहे हैं, जो वो चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। तभी इससे बेटर ये है कि हम खुद को अप्रूव करें। वी नीड टू सेल्फ अप्रूव। हमें खुद की वैलिडेशन चाहिए, और इसके लिए आपको हर सुबह और हर रात एक टास्क करना है। हर सुबह आप खुद से ये पूछो कि मैं आज पूरे दिन क्या क्या काम करूं जिससे आज के दिन के अंत में मैं खुद की रिस्पेक्ट कर पाऊं। हर रोज ये क्वेश्चन करो खुद से, आज मैं क्या काम करूं ताकि दिन के अंत में मैं खुद की रिस्पेक्ट कर पाऊं। और फिर हर रात को ये एनालाइज करो कि क्या मैंने वो काम किया। इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी हर रोज आपको क्या करना है। और आप नो बोल पाओगे जब भी आपको दूसरी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी, जबकि जब भी आपके घर के काम होंगे, जब भी आपके दोस्तों की कोई बातें होंगी, जब भी आपकी पार्टनर आपको कुछ बोलेगी, आप बोल पाओगे कि नहीं, ये मेरा टास्क है आज का। अगर मैंने ये सब कर लिया तो मैं खुद की रिस्पेक्ट कर पाऊंगा। हर रूटीन, हर स्केड्यूल इस चीज के आगे, इस क्वेश्चन के आगे फीका है। सिंपली क्वेश्चन योरसेल्फ, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैं काम करूं जिससे दिन के अंत में मैं खुद की रिस्पेक्ट कर पाऊं। और अपनी अवेयरनेस बढ़ाए रखने के लिए कि मैं सही जगह पर जा रहा हूं या फिर गलत मैंने कुछ किया है या फिर मैंने कोई चीज मिस कर दी है, यू जस्ट आस्क योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे कि क्या मैंने वो काम किया। अगर आप रोज खुद से ये क्वेश्चंस करते हो तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी पूरी लाइफ ट्रैक पर ना आए। बिकॉज एक जगह आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि सही काम क्या है, दूसरी जगह पर आप ये गेज कर रहे हो कि क्या वो काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आप खुद को ही काम दे रहे हो और खुद से ही वो चीज, उसका फीडबैक ले रहे हो। आप खुद ही एम्प्लॉयर हो और खुद ही एम्प्लॉय हो। दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, कि आप खुद को रेगुलेट कर पा रहे हो और खुद से काम करवा पा रहे हो। मैस्कुलिन स्किल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका पुराना ब्रेकअप हुआ, जो भी आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, तब भी मैं आपको ये बता दूं, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ट्रॉमा। अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो या फिर आपका माइंड नम रहता है, आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इट इज बिकॉज आपका माइंड आपके पास्ट में अटका हुआ है। इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू कॉल दैट ट्रॉमा, बट अगर आपका माइंड अभी प्रेजेंट में 100% नहीं है, इट इज बिकॉज इट इज स्टक इन द पास्ट। और वो पास्ट के बेसिस पर ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो टेक्निक नंबर 1 दैट यू कैन डू टू गेट आउट ऑफ योर ट्रॉमा इज पेंडुलेशन। ट्रॉमा क्या करता है? ट्रॉमा हमें या तो हाइपर एंशियस बना देता है या फिर हाइपो एंशियस बना देता है। या तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो लड़ने के लिए हो जाते हैं, या फिर हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि मैं इस सिचुएशन से निकलूं। पेंडुलेशन क्या करता है? पेंडुलेशन हमें ये बोलता है, यू कैन गेट योर अटेंशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिसकंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी बॉडी में कोई आप ऐसी सेंसेशन को ढूंढ सकते हो जो सेफ फील होती है, और एक ऐसी सेंसेशन ढूंढ सकते हो जो अनसेफ फील हो रही है। जैसे अगर आपको किसी के आगे कोई बात बोलनी है और आप बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हो, यू कैन पेंडुलेट। एक पेंडुलम की तरह आप स्विंग कर सकते हो बिटवीन अ सेफ स्पॉट लाइक योर चेस्ट या ब्रेथ या फिर पैर, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा शांत है। आपका ये पार्ट हाथ भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, चेस्ट भी हो सकता है, बेली भी हो सकती है, पैर भी हो सकता है, एनीथिंग। एक पार्ट जो बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहा है और दूसरा पार्ट जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जैसे आपकी हार्ट बीट में भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी अवेयरनेस को अपनी हार्ट बीट और जो दूसरा सेफ प्लेस है उसके बीच में स्विच कर सकते हो। दिस इज हाउ यू स्लोली बिकम accustomed टू दैट इंटेंस इमोशन। जहां पर आप डर फील करते हो, आप एंजाइटी फील करते हो, धीरे धीरे करके यू बिकम यूज टू इट। जिस भी चीज को करने में आपको डर लगता है, ये तरीका है उस डर को फेस करने का।
ये मत सोचो कि ओ ट्रॉमा लिखा हुआ है, मेरे को कोई ट्रॉमा। तुम बॉडी के इस पार्ट पर अपनी पूरी अटेंशन लेकर आओ। इफ यू फील सेफ इन योर लेग्स, गो टू योर लेग्स। अपनी अवेयरनेस बॉडी के उस हिस्से पर ले आओ कोई भी मुश्किल काम करते हुए जो सेफ फील होता है, एंड देन ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक जहां पर बहुत सारा एंजाइटी या मुश्किल हो रही है। टेक्निक नंबर 2, ट्रेमर इंडक्शन। ट्रेमर्स बेसिकली इज लाइक वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। आपको मैं ये चीज बताता हूं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई हम ट्रॉमा फेस करते हैं, कोई बचपन में हमारी मेमोरीज होती हैं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है बचपन में, आपने बहुत ज्यादा घर में एंजाइटी देखी, पैसों के रिलेटेड आपने प्रॉब्लम्स देखी, या फिर घर में लड़ाइयाँ होती थी, मम्मी पापा के बीच में बहुत ज्यादा कलेश होते थे, कुछ भी आपने जो ऐसी चीज देखी जो एक बच्चा नहीं देखना चाहता, होता क्या है, यू बिकम वेरी अनकॉन्शियस। आपकी बॉडी उस चीज को हैंडल नहीं करना चाहती टोटली, बिकॉज इट इज वेरी ओवरवेलमिंग। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको बॉडी में स्टोर कर देता है। आपका जो वो इंटेंस इमोशन होता है, जो इतने इंटेंस केमिकल्स होते हैं, कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, वो कहीं कहीं स्टक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहां पर ये बताया हुआ है कि अगर आप वाइल्ड में देखो, जंगल में जब भी एक एनिमल एक थ्रेट फील करता है, सोचो एक डियर है जो एक लायन से भाग रहा है, उसने पीछे देख लिया कि लायन है और वो भागना अब शुरू कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी में सोचो कैसी सेंसेशंस होंगी, कैसे केमिकल्स होंगे, कितनी ज्यादा एंजाइटी होगी, कितना ज्यादा वो डर में होगा, पूरा उसका डाइजेशन रुक चुका है, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा और उसको बस अपनी जान बचानी है। स्ट्रेस से पूरी बॉडी भरी हुई है। लेकिन जैसे ही वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सेफ फील करता है, उसके बाद वो सबसे पहले ट्रेम्बल करता है, वो लोट पोट करता है, वो अपनी बॉडी को वाइब्रेट होने देता है, पूरी बॉडी को शेक करता है, और ऐसा करने से उसकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाती है और वो वापस थोड़ी देर में घास चढ़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन अगर कोई भी जानवर एक ऐसी इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद ट्रेम्बल नहीं करता और वो अपनी सर्वाइवल एनर्जी को एक ही जगह पर स्टोर होने देता है, तो उसकी बॉडी हमेशा ही उस हाइपर स्टेट में रह जाती है। अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, आप चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाते हो, कोई भी नई चीज पढ़ने लगते हो तो आपको लगता है कि पहले ही दिमाग में इतनी चीजें चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि आपने पुरानी वाली एनर्जी को यूज ही नहीं किया है। इट इज स्टोर्ड इनसाइड योर बॉडी। पुरानी एनर्जी को, पुराने इमोशंस को प्रोसेस करना होता है, सिस्टम से बाहर निकालनी होती है ये चीजें। और जब भी हम ट्रेमर करते हैं, जब भी हम बॉडी को वाइब्रेट होने देते हैं, वी बेसिकली अलाउ आवर नर्वस सिस्टम टू फिनिश द इनकम्प्लीट सर्वाइवल रिस्पॉन्स। अगर आप बचपन में सोचो, अपने पापा को देख रहे थे, पापा बहुत तेज डांट रहे हैं आपको, आप ना तो कुछ बोल सकते हो, ना चिल्ला सकते हो, ना वहां से भाग सकते हो, ना बाप से लड़ सकते हो। क्या करोगे वहां पे? आप उस ट्रॉमा को अपने अंदर स्टोर कर लोगे। आपकी बॉडी को याद रहेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हमेशा वो टाइटनेस फील कर पाएगी, हमेशा वो अर्जेंसी होगी कि कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट मैं लड़ नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो जब आप अपनी बॉडी को वाइब्रेट होने देते हो, यू कंप्लीट दिस सर्वाइवल रिस्पॉन्स। अगर आप अपने लेग्स को शेक होने देते हो, तो आपकी बॉडी ये फील कर पाती है कि जहां से आपको बचपन में भागने का मन कर रहा था, आप फाइनली उस जगह से भाग चुके हो, एंड योर माइंड कैन फाइनली मूव ऑन। अगर आपको किसी से लड़ना था, आपको कोई टीनेज में बुली करता था, और आपकी वो एनर्जी आपकी बॉडी में, आपके आर्म्स में, आपकी जॉ में, इन जगहों पर अटकी हुई है, और आप इन चीजों को शेक कर पा रहे हो, इन चीजों को वाइब्रेट कर पा रहे हो, तो आप उस एनर्जी को रिलीज कर पाते हो जो एनर्जी उनसे लड़ना चाहती थी, लेकिन वो लड़ाई आप में ट्रैप हो गई। यहां पर मैंने कई एक्सरसाइजेस दिए, जैसे आप क्या कर सकते हो, आप हाफ स्क्वाट करके वहां पर अपनी बॉडी को होल्ड कर सकते हो अंटिल योर बॉडी स्टार्ट शेकिंग, और जब आपकी बॉडी शेक करना शुरू करती है, यू कंटिन्यू दैट प्रोसेस। और देयर इज दिस डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन वॉलेंटरी शेकिंग एंड इनवॉलेंटरी शेकिंग। मतलब
अगर मैं अपनी बॉडी को शेक करना शुरू कर दूं अपनी मर्जी से, इससे कुछ भी नहीं होना है। बट अगर मैं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, अगर मैं हाफ स्क्वाट करता हूं, मैंने अपनी बॉडी को अगर एक जगह पर रोक लिया है, ठीक है, मैं हाफ स्क्वाट कर रहा हूं, मेरे लेग की मसल जो है वो पूरी तरीके से इंगेज है, और मैं यहां पर बस बैठा रहूं, मेरी बॉडी, मेरे लेग्स जो हैं वो शेक कर रहे हैं। एंड लेग्स या फिर पूरी बॉडी हमारी क्या है, जैसे मैंने बताया, इट इज बेसिकली योर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड एक्सटेंड होता है पूरी बॉडी में, और जब आप पूरी बॉडी को शेक होने देते हो बिना अपनी मर्जी के, कि आपने बस एक पोस्चर को लॉक कर लिया है और आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, झुंझुना रही है आपकी बॉडी, तो जो इमोशंस, जो एनर्जी ट्रैप थी, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग दैट। आपको योगा में सेम चीज बताई जाती है, स्पिरिचुअलिटी में आपको ये सेम चीज बोली जाती है कि शेक योर सेल्फ, लेट योर सेल्फ शेक। ओशो के मेडिटेशन में आपको क्या बोला जाता है, योगा में क्या बोला जाता है, होल्ड अ पोस्चर। इट इज बेसिकली द सेम थिंग। इट इज अ होल बॉडी ऑर्गेजम। जो टेंशन, जो एनर्जी ट्रैप्ड है, यू आर रिलीजिंग दैट बाय वाइब्रेटिंग। हमारी एनर्जी अगर पूरी बॉडी में टोटली फ्लो नहीं हो रही है, तो उसका कारण यही है कि हमने अपनी एनर्जी जगह जगह पर ट्रैप हो कर रखी है। कई और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर आप अपनी जॉ को खोलना चाहते हो, जैसे अगर आपको बचपन में चीखना था, चिल्लाना था, आपको कोई तंग कर रहा था, आपको अपनी आवाज उठानी थी उनके आगे और आप बोल नहीं पाए, देन यू कैन डू दिस। यू कैन क्रिएट वाइब्रेशन इन योर जॉ, और आप पूरी जॉ में, हेड में ये फील कर रहे हो। एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस। आप से शुरू करोगे, देन यू विल ओपन अप योर माउथ। जिस तरीके से आप एक उबासी लेते हो, और आपको ये रिपीट करना है जब तक आपका पूरा जॉय ये फील नहीं होता कि इसमें वाइब्रेशन हो रही है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ज्यादा बढ़िया। इट विल गो लाइक दिस। जैसे ओम होता है या फिर आप बोलते हो, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। दिस इज नॉट आप अपने मुंह को बंद नहीं कर रहे हो, आप अपने मुंह को खोल रहे हो। अपनी बॉडी को वापस से ट्रेन कर रहे हो कि वो खुले और लोगों के आगे वो बोल पाए। आप में वो कॉन्फिडेंस और आप में वो एनर्जी हो जो लोगों के आगे बोलने के लिए जरूरी होता है। आप अपने नर्वस सिस्टम को खोलते हो बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप अपनी यौन को एग्जैजरेट कर सकते हो। जैसे आप उबासी लेते हो पूरा मुंह खोल के, यू कैन डू आ, सिंपल, जस्ट आ। जितना आप खोल सको उतना ज्यादा जरूरी है। अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी, अपनी जॉ को डिसलोकेट नहीं करना, बट जितना आप खोल सको स्ट्रेच करना जरूरी है, बॉडी को पुश करना और डिस्कंफर्ट में जाना जरूरी है। मुंह खोल के एक बार ट्राई करो इस चीज को, जितना खोल सकते हो खोलो। आ, फील द हैवीनेस इन योर वॉइस। इमीडिएटली इसके बाद आप अपनी वॉइस की डेप्थ को भी इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा वो पहले से डिफरेंट हो चुकी है। अभी जो भी आप में से बहुत डर डर के बोलता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आवाज उतनी भारी नहीं है, दिस विल चेंज दैट। प्रैक्टिस दिस। ओपन अप योर जॉ। एक बच्चे को जब भी रोने के लिए मना करा जाता है, जब भी उसको एक्सप्रेस करने के लिए मना जाता है, जब भी वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है और वो कुछ बोल रहा होता है लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं 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 तुम जाओ, मेरे को काम करने दो, तब क्या होता है, तब ये चीजें स्टोर हो जाती हैं, उसकी जॉ में टेंशन स्टोर हो जाती है। एक बच्चा जब भी बोलना चाहता है और उसको बोलने के लिए रूम नहीं दिया जाता, उसको बोलने की स्पेस नहीं दी जाती है, जब वो रो रहा होता है क्या होता है, उसकी जॉ में टेंशन इकट्ठी होती है। जब भी एक बच्चा रोता है पहले उसकी जॉ कांपती है, जॉ और नोज वाइब्रेट करती है। लेकिन अगर उसको रोका जाता है कि क्या शोर मचा रहा है, क्यों यहां पर तंग कर रहा है मम्मी को या पापा को, तब वो इस पूरी टेंशन को यहीं पर अटका लेता है। एंड हर मेल जो एक लीडर बनना चाहता है, जो ये चाहता है कि लोग उसकी सुने,
यू नीड टू अनडू दिस। आपको जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो भी आपका बचपन का ऐसा ट्रॉमा है जिसने आपको लिमिट कर दिया है, यू हैव टू अनडू ऑल ऑफ दैट। और वो बस चीजें पढ़ने से या समझने से काफी नहीं होंगी, आपको ये प्रैक्टिसेस करनी होंगी ताकि आपकी बॉडी वापस से खुले। यू नीड टू रिकनेक्ट विद योर बॉडी। एक और टेक्निक मैंने यहां पर दी है अपनी आर्म्स को खोलने के लिए। यू कैन डू अ वॉल पुश। मतलब आप वॉल को पूरा धक्का दे सकते हो और धक्का देते हुए आप पूरा वहां पर आवाज लगा रहे हो। जो भी आपकी बॉडी में फाइट वाली एनर्जी स्टोर्ड है, जो आप लड़ना चाहते थे, आवाज निकालना चाहते थे, किसी को दूर करना चाहते थे अपने से, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, जो आप हेल्पलेस अपने अंदर फील करते हो, टू चेंज दैट आपको धक्का देते हुए ये वाइब्रेशन को होने देना है। ये समझना जरूरी है दैट यू नीड टू होल्ड ऑन टू दैट वाइब्रेशन। जितनी देर वो हो सके उतना ज्यादा अंदर से चीजें खुलेंगी। यू कैन डू पिलो प्रेस। मतलब आप एक पिल्लो को पकड़ के उसको ऑलमोस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच के ये फील कर सकते हो जैसे आप उसको फाड़ने वाले हो। और आप ये खुद इमेजिन कर सकते हो, आप अगर आपके पास आसपास पिल्लो है तो आप ये करके भी देख सकते हो। पिल्लो उठाओ, बीच में से उसको पकड़ो और उसको टीयर करने की, फाड़ने की कोशिश करो। और जो आपके हाथ पूरा वाइब्रेट करते हैं, कांपते हैं, कांपने दो, देर तक कांपने दो। जितनी जान लगा सकते हो लगा दो। पूरा एनर्जी को अपने अंदर से बाहर आने दो। अगर बॉडी नहीं कांप रही है तो आप इनफ एनर्जी नहीं लगा रहे हो। बॉडी को सर खोलो। तकिया फट गया। क्या पिल्लो फट गया? पिल्लो नहीं फाड़ना, मम्मी आके मारेगी तुम्हारी। बट दिस इज वेरी हेल्पफुल। जितना आप अपनी बॉडी को वाइब्रेट करने दोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, जो आपके सेल्स जिस तरीके से काम करने चाहिए, एवरीथिंग विल स्टार्ट फंक्शनिंग एज इट शुड। टेक्निक नंबर 5, यहां पर हमने दोनों चीजों को जोड़ दिया, जॉज को और आर्म्स को। लाइक अ प्रेयर पोज आप ये बना सकते हो और आपस में आप इसको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो। बहुत ज्यादा आप पुश कर सकते हो और इसमें जो आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है होने दो, जितना ज्यादा पुश कर सको। आपके शोल्डर्स में, आर्म्स में, हाथों में, हर जगह पर ये फील होगा। एंड लेट इट वाइब्रेट। जो भी आपको चीज सेफ लगती है डू दैट। जो भी चीज ऐसी लगती है जो अनसेफ है डोंट डू इट। अगर ऐसा लग रहा है कि खुद को कोई चीज करते हुए नुकसान पहुंचा लोगे, वो मत करो। तभी मैंने यहां पर वेरिएशंस दिए, बिकॉज ये बॉडी को थोड़ा सा आपका पुश करेगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क। जो भी आपने आज स्किल्स सीखी हैं, स्टार्ट मास्टरिंग दैट। और जो भी आपने आज बोला है, अपने पेपर में लिखा है, हमारी कम्युनिटी बहुत जल्दी आपको हम इंट्रोड्यूस करेंगे उससे। उसमें आप ये सारी चीजें बताओगे कि क्या चेंज आया। जो जो आपने अभी चीजें बोली हैं वो हम बिफोर आफ्टर देखेंगे कि आपने अपने ऊपर काम किया या फिर नहीं किया। ओके। भाई थैंक्स टू कंप्लीट दिस कोर्स वीडियो। अगर आप भी 4000 से ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेज को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये देख लो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे सौरभ गांधी सर का ऑल कोर्सेज अपलोडेड है। यहाँ पे देख लो, ये मनी मेकर वर्कशॉप है, और फिर यहाँ पे मॉन्क मोड चैलेंज कोर्स उनका पूरा अपलोड है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो गॉड मोड कोर्स है। ऐसे ही 4000 से ज़्यादा प्रीमियम कोर्स को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये देख लो, मेरा डायमंड चैनल है, इसमें आप जिस भी क्रिएटर को जानते होंगे उनका कोर्स यहाँ पे अपलोड आपको मिलेगा। तो इस कोर्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो
तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम यूजर नेम आ रहा होगा @PR/670, उस पर आप लोग मैसेज करो, ये सभी कोर्सेस आपको दे दिया जाएगा।